एक स्टोरी है इंडिया की कॉलोनाइजेशन को लेकर जो कि ब्रिटेन के नागरिकों को सुनाई जाती है। एंड द स्टोरी गोज लाइक इंडिया को गुलाम बना के रखने में ब्रिटिश एम्पायर को कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं था, उल्टा उनका नुकसान ही था। ये तो ब्रिटिशर्स का इंडिया को सिविलाइज बनाने का तरीका था, उनकी जेनरोसिटी थी और इसीलिए उन्होंने हम पर 200 सालों तक हुकूमत की। कैन यू बिलीव इट? आई नो इतने बड़े झूठ को बिलीव कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जबकि सच तो ये है कि ब्रिटिशर्स ने 1765 से 1938 के बीच इंडिया से 45 ट्रिलियन डॉलर्स लूटे। डू यू नो 45 ट्रिलियन डॉलर्स कितने होते हैं? इंडिया फिलहाल 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है जो कि दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। चाइना 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है जो कि दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है और अमेरिका 23 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है जो इस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अगर आप इन तीनों इकोनॉमीज को एड अप कर देंगे तो भी जो ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया से लूटा उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही नहीं कहते थे इंडिया को सोने की चिड़िया। दोस्तों, इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स जहां तक शेयर कर सको शेयर करो ताकि भारत के बच्चे बच्चे को पता चल सके कि ब्रिटिशर्स ने हमें कैसे लूटा और कितना लूटा, क्योंकि आज की इस वीडियो में ब्रिटिश एम्पायर की पोल खोलने वाले हैं। इंडिया को कॉलोनाइज करने के पहले ब्रिटेन इंडिया से राइस एंड टेक्सटाइल जैसे गुड्स खरीदा करता था और नॉर्मली जैसा कि बाकी के देश पेमेंट किया करते थे विद सिल्वर कॉइन वैसे ही पे किया करता था। बट 1764 में कुछ बदला। ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स कलेक्शन के पहली बार राइट्स मिले और धीरे धीरे करते करते 1765 में टैक्स कलेक्शन के राइट्स का पूरा कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया और इंडियन ट्रेड में एक मोनोपोली स्थापित हो गई। और ये कुछ इस तरीके से काम करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियंस से टैक्स कलेक्ट किया करती थी और बहुत ही चालाकी से इस टैक्स का 1/3 हिस्सा ये लोग राइस एंड टेक्सटाइल जैसे गुड्स इंडियन फार्मर से परचेज करने में लगाने लगे। सीधे शब्दों में बोलूं तो जिन गुड्स को खरीदने के लिए ये ब्रिटिशर्स इंडिया को सिल्वर कॉइन में पेमेंट किया करते थे, इंडिया को कॉलोनाइज करने के बाद अब ये इन्हें फ्री में मिलने लगे। ये इंडियन फार्मर के साथ, इंडियन ट्रेडर्स के साथ ब्रिटिश एम्पायर द्वारा किया जा रहा बहुत बड़ा स्कैम था, बहुत बड़ी चोरी थी जिस बात से इंडियन अनजान थे। चोरी किए हुए गुड्स के एक पार्ट को ब्रिटेन ले जाया जाता था और जो इसमें से बच जाता था ब्रिटिशर्स उसे दूसरे किसी कंट्री को बेचा करते थे। इन गुड्स को बेचने के बाद जो पैसा आता था उसे ये आयरन, टार, टिम्बर जो कि यूरोप से आता था और ब्रिटेन में हो रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उसे फाइनेंस करने के लिए यूज करने लगे। आजकल जो ये ब्रिटिशर्स ब्रैग करते रहते हैं कि इंडिया की डेवलपमेंट में, इंडिया को सिविलाइज बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, तो दोस्तों कोई जाकर इन्हें बताओ कि इनके कंट्री में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जो डेवलपमेंट हुई, उन सब चीजों को डेवलप करने में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। 1847 में जब ब्रिटिश राज ने इंडिया के ऊपर फाइनली टेक ओवर किया तो इन्होंने टैक्स कलेक्शन के कुछ नए लॉज ऐड किए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली टूट चुकी थी और अब इंडियन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली अपने गुड्स को दूसरी कंट्री में बेच सकते थे। पर यहाँ भी एक ट्विस्ट था। बेसिकली कोई भी ट्रेडर या कोई भी देश जिसे इंडिया से गुड्स खरीदने होते थे वो डायरेक्टली ऐसे ही किसी फार्मर या किसी ट्रेडर के पास जाकर नहीं खरीद सकता था। उसे एक काउंसिल बिल की जरूरत होती थी। ये काउंसिल बिल एक यूनिक पेपर करेंसी हुआ करती थी जो कि ब्रिटिश एम्पायर ही इशू किया करता था। अब होता क्या था, जिसे भी इंडिया से गुड्स खरीदने होते थे वो सबसे पहले लंदन जाकर गोल्ड या सिल्वर कॉइन देकर ब्रिटिश क्राउन से ये बिल खरीदता था और अब ये फॉरेन ट्रेडर इंडियन ट्रेडर को ये बिल देकर गुड्स खरीद लिया करता था, जिसके बाद इंडियन ट्रेडर्स को ब्रिटिश ऑफिस में जाकर बिल एक्सचेंज करके इंडियन रुपी लेने होते थे। और अभी भी ये वही पैसा था जो टैक्स के रूप में इन्हीं ट्रेडर्स से या फार्मर्स से लिया गया होता था। इन शॉर्ट, इंडियन ट्रेडर्स और इंडियन प्रोड्यूसर्स को कभी भी फुल्ली पे किया ही नहीं जाता था। मतलब पैसा इंडिया का, गुड्स इंडिया का और जेब ब्रिटिश एम्पायर की भर रही थी। और ये
ये ब्रिटिश पेमेंट सिस्टम इतना करप्ट था कि इवन दो इंडिया ने पूरी दुनिया के साथ 30 सालों तक इंप्रेसिव ट्रेड किया, फिर भी इंडियन इकोनॉमी घाटे में चली गई, क्योंकि सारा पैसा तो टैक्सेशन के थ्रू ये लोग ले रहे थे। इंडिया ब्रिटेन एम्पायर के लिए वो मुर्गी थी जो इन्हें लगातार सोने का अंडा दे रही थी। मीनवाइल ऑन पेपर इंडियन इकोनॉमी घाटे में चल रही थी, तो हमारे देश को ब्रिटिश एम्पायर से कर्ज लेने के सिवा और कोई दूसरी चॉइस नहीं थी, जिसके बाद इंडियंस अननेसेसरी ब्रिटिश क्राउन के डेप्ट के नीचे दबे जा रहे थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश का कंट्रोल इंडिया के ऊपर और स्ट्रांग हो रहा था। यही नहीं, ब्रिटिश एम्पायर ने जो भी वॉर लड़ी, चाहे वो 1840s का चाइना इन्वेजन हो या वर्ल्ड वॉर्स, उनका जो भी खर्च आया वो सब इंडिया की जेब से ही गया। उत्साह पटनायक कहती हैं ब्रिटेन ने $45 ट्रिलियन इंडिया से लूटे, पर वो यहाँ ये भी कहती हैं कि इसमें उन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान ब्रिटेन ने जो भी इंडिया के ऊपर बेफजूल का कर्ज डाला उसको इंक्लूड नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। सच कहूं तो जो ब्रिटेन ने लूटा उन सब चीजों की ट्रू कॉस्ट तो कैलकुलेट भी नहीं की जा सकती, और अगर ये सारा पैसा जो कैलकुलेट होकर आया है, अगर इंडिया ने उसे भी जापान की तरह खुद पर इन्वेस्ट किया होता तो आज इंडिया वर्ल्ड सुपर पावर होता। और तो और 1943 में जो बंगाल फमाइन आया और जिसमें 30 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई, ये भी कहीं ना कहीं ब्रिटेन की रद्दी पॉलिसी की वजह से हुआ। इनिशियली ब्रिटिश क्राउन फमाइन को डिनाय करता रहा, ये तक मानने से इनकार कर दिया कि बंगाल में कोई फमाइन आया भी है। विंस्टन चर्चिल ने तो ये तक कहा कि अगर बंगाल फमाइन से गुजर रहा है तो महात्मा गांधी अब तक जिंदा कैसे हैं। जो राशन बंगाल के लोगों के लिए आने वाला था, विंस्टन चर्चिल ने उसे जानबूझकर वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश क्राउन के सोल्जर्स की तरफ डाइवर्ट कर दिया, जिसके बाद भी ये अंग्रेज विंस्टन चर्चिल को एक हीरोइक फिगर मानते हैं, जबकि सच तो ये है जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने जो ज्यूज के साथ किया उसी तरह का व्यवहार चर्चिल ने हम हिंदुस्तानियों के साथ किया। विंस्टन चर्चिल ने भी 30 से 40 लाख भारतीयों की जान बूझकर जान ले ली, और फिर भी आज तक ये अंग्रेज कहते हैं कि 200 सालों तक इन्होंने हमें सिर्फ लूटा नहीं, इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया भी है, जैसे रेलवेज, आर्मी, टेक्नोलॉजी, और तो और इन्होंने हमें एजुकेशन देकर सिविलाइज्ड भी बनाया है। पर मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये अंग्रेज भारत आए तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम $550 से $750 के बीच थी, और जब ये भारत छोड़कर गए तो महज 91 की रह गई। इनके आने के पहले इंडियन इकोनॉमी पूरी दुनिया में 23% कंट्रीब्यूट किया करती थी, और जब ये गए तो महज 4%। बिफोर ब्रिटिशर्स केम, हम एटलीस्ट 3 इंडस्ट्रीज में वर्ल्ड लीडर थे, टेक्सटाइल, स्टील एंड शिप बिल्डिंग। ब्रिटिशर्स दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री में आए, और जब ये 1947 में गए तो अपने पीछे वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री छोड़ के गए। तो ये कैसे कह सकते हैं कि दे हैव गिवन अस समथिंग। इन्होंने यूपीएससी दिया ताकि इन्हें कम सैलरी में काम करने वाले कर्मचारी मिल सके, रेलवे बनाया ताकि ये इंडिया में उत्पादन होने वाले चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सकें, एंड माइंड यू, रेलवे बनाने का पैसा ये अपने घर से लेकर नहीं आए थे, ये सारा पैसा इंडिया का था, इंडिया के लोगों का था। जिस एजुकेशन सिस्टम की ये बात करते हैं उसका नुकसान तो हमें आज तक हो रहा है। बेसिकली इन्हें क्लर्क्स चाहिए थे, अकाउंटेंट्स चाहिए थे, ऐसे लोग चाहिए थे जो एज एन असिस्टेंट ब्रिटिश रूल को सस्टेन करने में हेल्प कर सकें। सच कहूं तो इन्हें पढ़े लिखे नौकर चाहिए थे, एंड दैट इज व्हाई इन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया कि इन्हें इनका रिक्वायर्ड वर्कफोर्स मिल सके, एंड दैट इज व्हाई आज तक हमारी एजुकेशन सिस्टम नौकर ही पैदा करती है। इन्होंने हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसे डिजाइन की कि हम कभी इनोवेशन करने का ना सोचें, स्टार्टअप करने का ना सोचें, कुछ नया क्रिएट करने का ना सोचें, हम सिर्फ जी हजूरी करें, गुलामी करें, इस सिस्टम का पार्ट बनकर इस सिस्टम की नौकरी करें, पूरी जिंदगी जॉब सीकर्स बने रहें रादर देन जॉब क्रिएटर्स। बट यू नो व्हाट, आज हम ये सारी चीजें चेंज कर रहे हैं। हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को बहुत हद तक बदला भी है, हम अब डेवलप कर रहे हैं, और कई मायनों में तो हम इन ब्रिटिशर्स को भी पीछे छोड़ चुके हैं। आज हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और यूनाइटेड किंगडम 6th। यूनिकॉर्न प्रोड्यूस करने में हम 3rd पोजीशन पर आते हैं, और यूनाइटेड किंगडम 4th पर। और अगर आर्मी की बात करें तो हमारी आर्मी दुनिया की 2nd लार्जेस्ट आर्मी है, और मुझे लगता है दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी भी है। दोस्तों, आज कमेंट में जय हिंद लिखकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।